मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट की चर्चा कर रहे थे हम। लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने लेसन शुरू किया था मुद्रा की पूर्ति, और उसके बारे में अपन ने कुछ क्वेश्चन है वो किए जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं वो क्वेश्चन, और अपने मेन एग्जाम जो होती है यूनिवर्सिटी की उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जिनमें M1, M2, M3 और M4 था। वो किस प्रकार से निकाला जाता है उसको अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, और उनमें भी M1 और M3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के एग्जाम में वह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि संकीर्ण मुद्रा कौन सी है, व्यापक मुद्रा कौन सी है। तो M1 और M3 के बारे में आप जरूर से ज़्यादा ध्यान में रखोगे। फिर अगले अपना इसी टॉपिक में आगे आता है भारत में रिजर्व मुद्रा के स्रोत क्या है, यानी कि जो रिजर्व मुद्रा है अपने पास भारत की उसके स्रोत क्या क्या है। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है अपना रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, यानी कि आरबीआई द्वारा सरकार को शुद्ध उधार, ठीक है। रिजर्व बैंक यानी भारत की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके द्वारा सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को जो उधार दी जाती है शुद्ध रूप से, वह किसमें शामिल होती है, रिजर्व मुद्रा के अंतर्गत शामिल होती है। रिजर्व मुद्रा का वो एक स्रोत है, यानी सरकार जो है सार्वजनिक व्यय के माध्यम से अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाती हैं। जैसे उसके अंतर्गत अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के भत्ते हैं, पेंशन योजनाएं हैं, छात्रवृत्तियां हैं, ठीक है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन योजना है, यह होगी। फिर सड़कों का निर्माण है, डाकतार विभाग का निर्माण है, संचार का निर्माण है, संचार विभाग हो गया, यातायात हो गया, रेल परिवहन है, वायुयान की जो सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जनता को दी जाती है, उसके ऊपर सरकार जब व्यय करती है तो सरकार क्या करती है, रिजर्व बैंक से है वो कुछ ऋण लेती है, और वो जो ऋण जब वापस जाता है तो वो किसके अंतर्गत जाता है, रिजर्व मुद्रा के अंतर्गत जाता है। फिर इसका दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आरबीआई द्वारा व्यापारिक व सहकारी बैंकों को उधार। आरबीआई द्वारा व्यापारिक व सहकारी बैंकों को उधार, देखिए भारत की जो रिजर्व आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व जो बैंक है वह बैंकों का बैंक है। इसलिए जो समस्त प्रकार की जो बैंकें आती हैं, जिसमें व्यापारिक बैंक हो चाहे सहकारी क्षेत्र की बैंक हो, व्यापारिक बैंकों को अपन बैंक भी कह सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक हो गया, आधुनिक बैंक हो गया, इनको अलग अलग नामों से अपन जानते हैं। अब व्यापारिक बैंकों में भी देखिए, चाहे वो सरकारी सेक्टर की हो यानी गवर्नमेंट विभाग की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, निजी हो, वो सारी की सारी बैंकें हैं वो व्यापारिक बैंकों में शामिल हो गए। सहकारी बैंकों की शाखाएं हैं, जैसे कि केंद्रीय सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, प्राथमिक समितियां हैं, वो सारी की सारी सहकारी बैंकों में आ जाती है। तो इन बैंकों को जब भी रुपए की आवश्यकता होती है तो वो किससे लेंगे, उधार आरबीआई से लेंगे। जब वो वापस से लौटाएंगे तो आरबीआई के पास चला गया, और आरबीआई ही क्या है, एक किसी भी देश की रिजर्व मुद्रा का एक कोष भंडार है, वो वहां की सेंट्रल बैंक ही होती है। जैसे अपने भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में आरबीआई जो है वह है भारत के रिजर्व मुद्रा का एक केंद्र हो गया। वह रिजर्व जो मुद्रा है वो आरबीआई के पास ही रिजर्व में रहती है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड को उधार, आरबीआई द्वारा नाबार्ड को उधार। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपने एक शब्द आया है नाबार्ड, इसके ऊपर भी कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। ये जरूर ध्यान में रखना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को हुई। और यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके कृषि विभाग के अंतर्गत या कृषि से संबंधित जो ऋण देने वाली या लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनमें शीर्ष संस्था के रूप में नाबार्ड कार्यरत है। और ये जब इसकी स्थापना हुई तो आरबीआई ने इसको ये पावर दिया था, यानी कि आरबीआई ने इसको उच्च या शीर्ष संस्था के रूप में है वो स्थापित किया था नाबार्ड को। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत खासतौर पर कृषि साधनों को उपलब्ध करवाने के लिए।
आरबीआई के द्वारा जो नाबार्ड को उधार दिया जाता है वह भी किसका स्रोत हो गया, रिजर्व मुद्रा का एक स्रोत हो गया। फिर इसके बाद में चौथा पॉइंट आता है सरकार द्वारा जनता के पास करेंसी देता है। ये देखिए चौथे जो पॉइंट का मतलब है सरकार द्वारा जनता के पास या जनता के प्रति, यहाँ पर अपन प्रति भी लिख सकते हैं, जनता के प्रति करेंसी देता है। देखिए कि सरकार जो है वह अपने देश के भीतर, सेंट्रल गवर्नमेंट है वह एक मुद्रा चलाती है, जैसे कि भारत के अंतर्गत रुपये मुद्रा है वह चलती है। तो वो जो जितने रुपए की मुद्रा होगी उतने रुपए के बराबर वैल्यू देने की जो गारंटी है वो कौन देती है, सरकार देती है। जैसे अपने पास 100 रुपए का नोट है, 500 का है, 2000 का है तो वही कागज का टुकड़ा ही, उस पर लिखा हुआ 500 या 2000 है, लेकिन उसके प्रति जो देयता है वो किसकी है, सरकार की है। सरकार द्वारा वो ऑथेंटिक है, मान्यता प्राप्त है, इसलिए वो एक छोटे से कागज के टुकड़े की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। वो भी क्या है, रिजर्व मुद्रा का एक स्रोत है। फिर इसके बाद में अपना पॉइंट आता है रिजर्व बैंक की शुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं। आरबीआई की शुद्ध गैर मौद्रिक देयताएं, गैर मौद्रिक देयताएं। देखिए स्टूडेंट, दो सेक्टर होते हैं, एक होता है मौद्रिक, एक होता है गैर मौद्रिक। मौद्रिक के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली के जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं, वो सारे के सारे मौद्रिक सेक्टर के अंतर्गत होते हैं। और उसके अलावा जो मौद्रिक क्रियाएं की जाती है, सेठ, साहूकार, महाजन, इनके द्वारा भी लेन देन किया जाता है, व्यापारी मंडल में भी किया जाता है, घर परिवार में भी किया जाता है, वो सारे के सारे किसके हो गए, गैर मौद्रिक के अंतर्गत आएंगे। तो वो सारे के सारे जो लेन देन है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, रिजर्व मुद्रा के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए अपने भारत के अंतर्गत रिजर्व मुद्रा के कुछ स्रोतों की अपन ने बात की थी। तो ये 5 प्रकार के स्रोत हैं भारत के अंतर्गत रिजर्व मुद्रा के। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मुद्रा की पूर्ति M1 व M3 का रिजर्व मुद्रा से संबंध। मुद्रा की पूर्ति में भी कौन कौन, M1 व M3 का रिजर्व मुद्रा को अपन लिखेंगे RM से संबंध। यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें M1 और M3, M1 संकीर्ण है, M3 है वो व्यापक मुद्रा है, उसका रिजर्व मुद्रा से क्या संबंध है। तो इसके संबंध को निकालने के लिए अपन को गुणांकों की है वो आवश्यकता पड़ेगी, जिसको अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन M1 के प्रति ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्मॉल m1 लेंगे, ठीक है। M1 के प्रति यदि अपन गुणांक के अंतर्गत इसके संबंध को निकालते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर अपन को गुणकों की आवश्यकता पड़ेगी, और गुणक के अंतर्गत M1 लेंगे तो मुद्रा का जो गुणक सूत्र है M1 लेने पर, मुद्रा का गुणक जो सूत्र है वह हो जाएगा M1/RM के बराबर। यानी कि स्मॉल m1 लेने पर मुद्रा का जो गुणक सूत्र है वह M1/RM, यानी कि संकीर्ण मुद्रा का रिजर्व मुद्रा से जो भाग लगा दिया जाएगा तो अपने पास जो है वो M1 गुणक है वो निकल करके सामने आ जाएगा। ये स्मॉल m1 इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गुणांकों की मल्टीप्लायर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको अपन शॉर्ट में लेंगे, स्मॉल m1 के अंतर्गत लेंगे। इसी प्रकार यदि अपन M3 की बात करते हैं तो M3 भी यहाँ पर छोटा हो जाएगा, लेने पर मुद्रा गुणक का जो सूत्र है वो हो जाएगा M3/RM, क्योंकि M3 से लेना तो कैपिटल M3 आ जाएगा और उसके अपॉन के अंतर्गत RM लग जाएगा। अब देखिए अपन एक एक को अलग अलग से निकालते हैं। तो ये जो अपना स्मॉल m1 है ये किसके बराबर है, कैपिटल M1/RM के बराबर है, ठीक है। यदि या के रूप में अपन इसको कैपिटल M1 के रूप में यदि लेते हैं तो अपने पास जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, RM into स्मॉल m1।
तो यही क्या है अपना M1 का रिजर्व मुद्रा से अनुपात है, और रिजर्व अनुपात जो है वह किससे गुणा होगा, गुणांकों से होगा। इसको गुणक भी बोलते हैं, अपन मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो अपना एक सूत्र तो यह आ जाएगा। और यदि अपन M3 के रूप में लेते हैं M3, तो M3 होता है कैपिटल M3 अपॉन R, M के अपॉन यहाँ पर लेंगे कैपिटल M3 इज इक्वल टू हो जाएगा RM, यानी रिजर्व मुद्रा का स्मॉल m3 से गुणा हो जाएगा। तो ये जो यानी गुणक के रूप में कार्य करेगा M3 जो है, तो अपने पास रिजर्व मुद्रा यानी कि सॉरी मुद्रा की पूर्ति M3 यानी व्यापक मुद्रा का रिजर्व मुद्रा से जो संबंध है वह गुणांक के रूप में स्मॉल m3 के रूप में हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हुआ अपना मुद्रा की पूर्ति M1 और M3 का रिजर्व मुद्रा से संबंध। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत क्या संबंध होते हैं, जिनके ऊपर मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अपनी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम है उसके अंतर्गत नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि साथ साथ में अपन कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।